जय हिंद साथियों, मैं रोहित भार्गव अतुल्य एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, इंडियन पॉलिटी। ये चैप्टर आपकी आने वाली सभी एग्जाम, ठीक है, जैसे एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, जेल प्रहरी, पटवारी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए क्या रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर रहेगा ये। तो आप सभी पूरा वीडियो अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। तो मैं यहां पर शुरुआत करने जा रहा हूं भारतीय राज व्यवस्था से। आज हम राज व्यवस्था में क्या देखेंगे, कुछ बेसिक चीजें, जैसे जैसे क्या देखेंगे, प्रमुख शब्दावलियां, पॉलिटी की कुछ प्रमुख शब्दावलियां, कि शासन व्यवस्था के अंग कौन कौन से हैं, न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या होता है, स्थानीय स्वशासन क्या होता है। ऐसे प्रमुख शब्दावलियों पर आज हम यहां पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम यहां पर संवैधानिक विकास की ओर बढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले बात करूंगा मैं राज व्यवस्था से। किसकी बात करूंगा मैं, राज व्यवस्था की। और राज व्यवस्था के विकास के साथ ही हम किसका विकास पढ़ते हैं, संविधान का विकास। देखिए, बात करूं मैं यहां पर राज व्यवस्था से, सिंपल सा। सबसे पहले मैं यहां पर आप सभी से बात करूंगा राज व्यवस्था की परिभाषा की। किसकी बात करूंगा, राज व्यवस्था की परिभाषा की। तो राज व्यवस्था की परिभाषा में हम देखेंगे कि किसी भी देश में राजनीतिक इकाइयों के द्वारा, क्या किसी भी देश में राजनीतिक इकाइयों के द्वारा कानून एवं अधिनियमों के आधार पर जो व्यवस्था चलती है उसे ही क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। किसके आधार पर दोस्तों, किस आधार पर, कानून एवं अधिनियम के आधार पर जो व्यवस्था चलती है उसे ही क्या कहेंगे, राज व्यवस्था। और किसके द्वारा, राजनीतिक इकाइयों के द्वारा। और यहां पर हम पढ़ेंगे राज व्यवस्था में प्रमुख रूप से चार चीजों को। ठीक है, अरस्तु के अनुसार, ठीक है, अरस्तु बोलते हैं कि किसी भी राज्य या देश को चलाने के लिए हमें चार चीजों की प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है। तो हम यहां पर राज व्यवस्था में आगे क्या पढ़ेंगे, वो चार चीजें कौन कौन सी है। तो दोस्तों, मैं यहां पर चर्चा करने जा रहा हूं उन चार चीजों की। सबसे पहली, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर मेरे दोस्त, किसकी बात करूंगा, जनसंख्या की। किसकी बात करूंगा, जनसंख्या की। यानी राज्य या देश को चलाने के लिए प्रमुख चार चीजों में या प्रमुख चार अंगों में सबसे पहला क्या, जनसंख्या। आप सभी ने सुना होगा 125 करोड़ देशवासी। क्या, 125 करोड़ देशवासी, ठीक है, यही हमारे देश की क्या है, जनसंख्या। आ रही बात समझ में। तो अपन ने क्या देखा यहां पर, राज्य की क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, एक तो प्रमुख रूप से क्या होना चाहिए, जनसंख्या। दूसरा प्रमुख होता है भूभाग। राज्य या देश को चलाने के लिए एक और किस चीज की आवश्यकता होती है, भूभाग। समझना, भूभाग यानी क्या, जैसे हमारे देश का क्या है दोस्तों, ये भूभाग। तीसरा प्रमुख होता है सरकार या शासन प्रणाली। ठीक है, सरकार या शासन प्रणाली। आ रही बात समझ में। सरकार क्या, जनसंख्या को व्यवस्थित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता होती है मेरे दोस्त किसकी, सरकार की। और चौथा प्रमुख है दोस्तों संप्रभुता। क्या, संप्रभुता अर्थात, ठीक है, संप्रभुता अर्थात हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए, आंतरिक रूप से, कैसा, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से कैसा हो, आंतरिक व बाह्य रूप से कैसा हो, स्वतंत्र। आ रही बात समझ में, क्लियर है सभी को। तो कितनी चीजें आवश्यकता होती है, चार। ये कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, चार। ठीक है, ये बात और किसने कही, अरस्तु ने भी कही कि राज्य या देश को चलाने के लिए चार तत्वों की क्या होती है, आवश्यकता। पहला कौन सा प्रमुख रूप से देखा, जनसंख्या। आ रही बात समझ में, जैसे हमारे देश की ये 125 करोड़ देशवासी, ठीक है, ये हमारे राष्ट्र की क्या है, प्रमुख जनसंख्या। दूसरा क्या प्रमुख रूप से होना चाहिए, भूभाग। भूभाग यानी क्या, ठीक है, संपूर्ण भूभाग, जैसे हमारे देश का ये भूभाग। तीसरा प्रमुख होता है सरकार या शासन प्रणाली। ठीक है, क्या, सरकार या शासन प्रणाली। सरकार क्या करती है, जनसंख्या को क्या करती है, व्यवस्थित करती है। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज यहां पर क्या, शासन प्रणाली है, सरकार। शासन प्रणाली में हम देखेंगे इसका स्वरूप भी देखेंगे, कौन कौन सा होता है, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, स्थानीय शासन, राजकीय शासन, राष्ट्रीय शासन व्यवस्था। आ रही बात समझ में। साथ ही साथ देखेंगे अपन शासन प्रणाली के प्रमुख अंग, विधायिका
कार्यपालिका और न्यायपालिका अपन आगे देखेंगे। और चौथा प्रमुख तत्व कौन सा होता है मेरे दोस्त? संप्रभुता। संप्रभुता अर्थात क्या? कोई भी राष्ट्र आंतरिक एवं बाह्य रूप से क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो किसी भी देश या राष्ट्र को चलाने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? प्रमुख रूप से 4। आगे बढ़े हम लोग, तो हमने क्या देखा यहां पर? अभी राज्य व्यवस्था की परिभाषा देखी। राज्य व्यवस्था में हमने क्या देखा कि राज्य व्यवस्था में हम किसका अध्ययन करेंगे? राज्य या देश का। और इसी राज्य या देश में प्रमुख रूप से कितने? 4 तत्व हमने यहां पर देख लिए हैं। आगे बढ़ते हम लोग यहां पर, अगर अपन आगे बढ़े अगर अपन लोग यहां पर कि संविधान, ठीक है, शब्द आता है अगला संविधान। संविधान क्या है? ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है संविधान बना है समधन विधान से। किससे बना है? समधन विधान से, अर्थात समान विधान। आ रही बात समान समझ में? या अर्थात समान क्या? कानून। ठीक है ना दोस्तों? जैसे हमारे देश का वर्तमान में संविधान है तो हाँ है, तो किससे मिलकर बना है? समधन विधान अर्थात समान कानून। ठीक है, तो दोस्तों संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है। क्या है? एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें मूलभूत सिद्धांत क्या है? समुच्चय। अर्थात संविधान में क्या मिलेंगे हमें? मूलभूत नियम, या क्या मिलेंगे? मूलभूत नियमों का समुच्चय। आ रही बात समझ में? एक तरह से ये मूलभूत नियमों का क्या है? समुच्चय। यही क्या कहलाता है? संविधान। जैसे हमारे देश में संविधान है तो हमारे देश में वर्तमान में लिखित रूप से संविधान मिलेगा, और इसमें कई सारे आपको क्या मिलेंगे? नियम और कानून लिखित रूप से। आ रही बात समझ में? छोटी सी हमने यहां पर क्या देख ली? संविधान की परिभाषा। साथ ही साथ इसके बारे में और आगे हम यहां पर पढ़ेंगे। अब अपन चर्चा करेंगे शासन प्रणाली की। किसकी बात करेंगे? शासन प्रणाली की। तो आप मेरी चीजों को आप यहां पर नोट डाउन भी करना और समझते चलना मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन यहां पर कि शासन प्रणाली या सरकार के 3 स्तर होते हैं प्रमुख रूप से। ठीक है, कौन कौन से स्तर? तो पहला स्तर हमने लिखा यहां पर स्थानीय स्तर। ठीक है, कि स्थानीय स्तर क्या? स्थानीय स्तर अर्थात आप सभी ने सुना होगा ग्राम पंचायत, नगर पालिका। तो स्थानीय स्तर पर भी क्या मिलती है हमको? सरकार। जैसे क्या? ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, अगला क्या? नगर पालिका। ठीक है, तो हमें सरकार का एक स्वरूप किस स्तर पर दिखता है? स्थानीय स्तर पर। ठीक है, जैसे आप और हमने मिलकर देखा होगा यहां पर कि ग्राम पंचायत देखिए, नगर पालिका देखिए, तो स्थानीय स्तर पर कौन सी सरकार होती है? ग्राम पंचायत और नगर पालिका। अगली बात करें हम राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर सरकार होती है तो हाँ होती है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान की सरकार। तो ये हम कहां पर देखते हैं दोस्तों? राज्य स्तर पर। ठीक है, वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या होती है दोस्तों? सरकार, जैसे वर्तमान में है। आ रही बात समझ में? तो हमने दोस्तों शासन प्रणाली के कितने स्तर देख लिए हैं? 3 स्तर देखे हैं। कौन कौन से? एक देखा है स्थानीय स्तर, दूसरा देखा है राज्य स्तर, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, स्थानीय स्तर की बात करें तो ग्राम पंचायत, नगर पालिका। राज्य स्तर तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, राजस्थान, और पूरे देश की सरकार यानी राष्ट्रीय स्तर। आ रही बात समझ में? तो शासन प्रणाली के कितने स्तर देखे हमने? 3 स्तर। ठीक है, तो धीरे धीरे अपन यहां पर ऐसी चीजों को यहां पर अपन लोग समझते जाएंगे। ठीक है, आगे अगर मैं बढ़ूंगा कि शासन प्रणाली की क्या स्वरूप की बात करेंगे। शासन प्रणाली का स्वरूप, तो शासन प्रणाली के प्रमुख रूप से हम यहां पर 2 स्वरूप देखते हैं। कितने स्वरूप देखते हैं? 2। कौन कौन से वो स्वरूप है उनके बारे में यहां पर अपन चर्चा करेंगे। हमने सुना था इतिहास में एक होती है राजतंत्रात्मक प्रणाली। कौन सी? राजतंत्रात्मक प्रणाली। तो एक स्वरूप कौन सा होता है? राजतंत्र। वहीं दूसरा स्वरूप क्या होता है? लोकतंत्र। और वर्तमान में हमारे देश में कौन सी प्रणाली है? लोकतंत्रात्मक प्रणाली। इन दोनों शब्दों के बारे में आज हम यहां पर क्या करेंगे? चर्चा। तो दोस्तों राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? जो समस्त शक्तियां होती है, समस्त शक्तियां कौन सी? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों के तीनों
किसमें निहित होती है? राजा में। अर्थात राजा ही क्या बनाता है? नियम बनाएगा। राजा ही क्या करेगा? इन नियमों या कानूनों को क्या करवाएगा? लागू करवाएगा। साथ ही साथ राजा ही इनकी संवैधानिकता की क्या करेगा? जांच करेगा। ठीक है, तो राजा ही क्या कर रहा है? नियम बना रहा है, लागू करवा रहा है, और वो नियम या कानून सही है या गलत, इसकी क्या कर रहा है? जांच। अर्थात समस्त शक्तियां किसमें निहित है? राजा में क्या है? निहित। तो कौन सी व्यवस्था हो गई? ये राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, जो कि वर्तमान में हमारे देश में नहीं है। ठीक है, तो हमारे देश में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो हमारे देश में वर्तमान में है दोस्तों कौन सी? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, या जिसे आप करते हो डेमोक्रेसी। ठीक है, ये जो शब्द है डेमोक्रेसी, ये मिलकर बना है डेमोस प्लस क्रेटोस से। किससे? डेमोस प्लस क्रेटोस से, जिसका अर्थ होता है जनता की शक्ति। क्या? डेमोस का अर्थ जनता और क्रेटोस यानी शक्ति। अर्थात समस्त शक्तियां किसमें निहित होगी? किसमें निहित होगी? जनता में। आ रही बात समझ में? अर्थात समस्त शक्तियां किसमें निहित होगी? जनता में। ठीक है, वर्तमान में हमारे यहां कौन सी शासन प्रणाली है? तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली या डेमोक्रेसी। आ रही बात समझ में? कैसे? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर हम वर्तमान में प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा सरकार का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। जैसे आप सभी लोग, या तो आप राज्य स्तर पर विधायक को वोट देते हो, या केंद्रीय स्तर पर क्या किससे वोट देते हो? सांसद को। तो ये हमारे द्वारा चुने गए क्या होते हैं? प्रत्याशी। यही प्रत्याशी कहां पर जाते हैं? या तो राज्य में विधायिका में, कहां पर? विधानसभा में, और केंद्र की बात की जाए तो संसद में जाकर हमारी बातों को रखते हैं। अर्थात ये किसके प्रतिनिधि है? जनता के प्रतिनिधि है। अर्थात यहां पर समस्त शक्तियां किसके हाथों में? जनता ही प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इनका क्या करती है? चुनाव करती है। और ये हमारा प्रतिनिधित्व कहां पर करते हैं? राज्य स्तर पर विधानसभा में, वहीं केंद्रीय स्तर की बात की जाए तो कहां पर? संसद में। आ रही बात समझ में? तो हमारे देश में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? तो कौन सी है? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। इतनी बात समझ में ही आप सभी को? चलिए, दो चीजें देखिए आज अपन ने यहां पर, इसमें राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया अपन ने? एक तो स्तर देख लिया शासन प्रणाली के, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर। और यहां पर शासन प्रणाली का क्या देखा? साथ ही साथ में हमने स्वरूप भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं अपन लोग यहां पर। तो उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं यहां पर शासन प्रणाली के अंग के साथ। ठीक है, तो हम यहां पर बात करेंगे शासन प्रणाली के अंग। तो शासन प्रणाली के प्रमुख रूप से कितने अंग होते हैं मेरे दोस्तों? 3 अंग। कितने? 3 अंग। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन से? एक तो होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका, चौथा होता है दोस्तों, क्या होता है चौथा? मीडिया। क्या होता है दोस्तों? मीडिया। आ रही बात समझ में? क्लियर है सभी को? ठीक है, चौथा कौन सा होता है? मीडिया। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन यहां पर बात करें, अभी तो प्रमुख रूप से कितने बात करेंगे? 3 की बात करेंगे। एक तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका अर्थात क्या? कार्यपालिका अर्थात क्या? न्यायपालिका अर्थात क्या? विधायिका वो होती है दोस्त जो क्या करती है? कानून क्या करती है? बनाती है। कानून को क्या करती है? बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? इसी कानून को क्या करवाती है? लागू करवाती है। और ये जो कानून बना है ये ठीक तरीके से लागू होता है या नहीं, या ये कानून सही है या नहीं, इसकी संवैधानिकता की जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। क्लियर है सभी को? तो फिर से एक बार देखते हैं। विधायिका क्या कर रही है? कानून बना रही है। कार्यपालिका इसी कानून को क्या करवा रही है? लागू करवा रही है। और यह कानून सही है या नहीं, या इस कानून को सही तरीके से लागू करवाया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा मेरे दोस्त? न्यायपालिका। ठीक है, तो कितने अंग देख लिए हमने? 3। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे। अगर विधायिका की बात करूं, मैं केंद्रीय स्तर पर बात करूं तो क्या? संसद। क्या आएगा दोस्तों? संसद। ठीक है, अगर राज्य स्तर पे बात करूं तो विधानसभा। क्लियर है?
तो केंद्र स्तर पर कानून कौन बनाता है? संसद। और राज्य स्तर पर विधानसभा। ठीक है, और संपूर्ण राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? राष्ट्रपति। आ रही बात समझ में? क्लियर? राज्य की किसमें होती है? राज्यपाल में। ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप और मैं, ठीक है, या जो भी विद्यार्थी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है वो भी किसका अंग बनने जा रहा है? कार्यपालिका का। जैसे अगर मैं बात करूं आईएएस, आईपीएस या डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ये सभी किसके अंग बनेंगे दोस्तों? तो कहीं ना कहीं किसके? कार्यपालिका के। आ रही बात समझ में? अब अपन क्या देखें न्यायपालिका में। क्या न्यायपालिका में हमें क्या मिलेगा दोस्तों? पहले स्तर पर तो हमें मिलेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर क्या मिलेगा? हाई कोर्ट। नीचे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे नीचे नीचे हम यहां पर जाएंगे। आ रही बात समझ में? और चौथा अंग कौन सा हो गया दोस्तों? यहां पर मीडिया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो शासन प्रणाली का प्रमुख रूप से चौथा अंग कौन सा होता है? मीडिया। ठीक है, तो कितने अंग देखे मैंने दोस्तों? यहां पर पढ़े अपन ने 3। क्या क्या? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसे लागू करवाएगी, और इसकी संवैधानिकता की जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। और चौथा अंग हम यहां पर देखते हैं मीडिया। इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूं मैं अगली स्लाइड की ओर। आगे अपन देखें कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ। ठीक है, समझना, यहां पर हम अपने संवैधानिक विकास को 3 चरणों में समझेंगे। कितने चरणों में? 3। समझना मेरी बात को, इस संवैधानिक विकास को हम कितने चरणों में समझेंगे? 3। कहां से कहां तक? पहला चरण अपन देखेंगे 1773 से लेकर 1858 तक, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर, ठीक है, सत्ता किसके हाथों में आ जाएगी? ब्रिटिश क्राउन तक। आ रही बात समझ में? तो 1773 से 1858 तक किसका शासन होता है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका शासन होता है यहां पर? किसका होगा दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है सभी को? फिर यहां पर 1858 से लेकर 1946 तक, ठीक है, किसका शासन हो जाता है? ब्रिटिश क्राउन का। किसका? ब्रिटिश क्राउन का। यानी हमारे देश की शासन व्यवस्था किसके द्वारा संचालित होती है? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ठीक है, या ब्रिटिश शासन के द्वारा। और 1946 में हमारी बनती है संविधान सभा, और संविधान सभा का गठन होता है। यही संविधान सभा हमारे संविधान का निर्माण करती है, और वर्तमान में आज भी हमारे संविधान का विकास चल रहा है। आ रही बात समझ में? तो कितने चरणों में? 3। पहला चरण में किसका शासन देखेंगे? 1773 से 1858 तक कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1858 से 1946 तक ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन के शासन होता है। और 1946 में हमारी बनती है संविधान सभा, और यह बनाती है, संविधान का निर्माण करती है, जिसे हम 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। और आज भी हमारे संविधान का विकास हो रहा है या चल रहा है, क्योंकि मूल रूप से हमारे संविधान में कितने? 395 अनुच्छेद थे, लेकिन आज भी संशोधित होकर इनकी संख्या बढ़ते जा रही है। क्लियर है? तो अब अपन यहां पर देखेंगे, इससे थोड़ा सा अपन यहां पर हिस्ट्री में जाएंगे दोस्तों। चलिए, तो संवैधानिक विकास कैसे हुआ, बात करते हैं अपन अपने संविधान का विकास कैसे हुआ। तो समझना मेरी बात को, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। ठीक है, तो 1600 में क्यों आए थे हमारे यहां पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में? व्यापार करने के लिए। ठीक है, और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो भारत से व्यापार करने का अधिकार किसके द्वारा प्राप्त हुआ ब्रिटिश को? किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, ध्यान से सुनना, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के तहत इन्हें कहां पर? भारत से व्यापार करने का क्या प्राप्त हुआ? अधिकार। चलिए, ये हमारे यहां व्यापार करने आए थे। अभी तक तो क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे, यानी केवल व्यापारिक कार्यों तक ही क्या थे? सीमित थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हमारे देश की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में क्या करना प्रारंभ किया? हस्तक्षेप। इन्होंने हमारे देश की क्षेत्रीय शक्तियों पर क्या कर लिया था? अधिकार। कैसे? जैसे 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी एवं राजस्व एवं दीवानी अधिकार क्या कर लिए थे? प्राप्त कर लिए थे।
ठीक है। इसके तहत इन्होंने अपन यहां पर देखेंगे प्रमुख रूप से क्या देखेंगे, प्लासी का युद्ध देखेंगे, बक्सर का युद्ध, इनके माध्यम से धीरे धीरे इन्होंने हमारी क्षेत्रीय शक्तियां क्या कर ली थी, अर्जित, और हमारी प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को क्या करने लगे थे, ये संचालित, और कैसे करने लगे वो हम यहां पर आगे देखेंगे। आ रही बात समझ में? तो मुख्य रूप से क्या करने आए थे हमारे यहां, व्यापार महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के तहत, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे इन्होंने हमारे देश की प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में क्या करना प्रारंभ कर दिया, हस्तक्षेप। चलिए आगे देखेंगे हम यहां पर। इसके तहत भारत में उन्होंने क्षेत्रीय शक्तियां बनाने के प्रारंभ कर दी, और दोस्तों इन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों के परिणाम स्वरूप भारत में क्या होती है, 1857 की क्रांति। कौन सी? 1857 की क्या होती है, क्रांति होती है, ठीक है। इसी क्रांति के परिणाम स्वरूप, ठीक है, अब भारत से कंपनी का शासन क्या हो जाता है, समाप्त, और भारत में शासन प्रारंभ कहां से हो जाता है दोस्तों, कहां से, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के शासन का उत्तरदायित्व आ जाता है। यानी 1858 में 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का क्या संभाल लिया था, उत्तरदायित्व, और कहां पर, अपने हाथों में। यानी अभी तक केवल ईस्ट इंडिया शासन कर रही थी, अब क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई, अब भविष्य में ऐसी क्रांति ना हो इसके लिए क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने समस्त शासन व्यवस्था क्या ले ली, अपने हाथों में ले ली। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कब? 1858 में। आ रही बात समझ में? अब हमारे देश की शासन प्रणाली कहां से, ब्रिटेन से क्या हो रही थी, संचालित, या ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या हो रही थी, संचालित हो रही थी दोस्तों, ठीक है। और यह शासन और यही शासन कब तक चलता रहा, 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक यही शासन क्या करता रहा, चलता रहा, ठीक है। अब अपन देखेंगे कैसे इन्होंने धीरे धीरे हम पर शासन करना प्रारंभ किया। तो प्रमुख रूप से दो युद्ध यहां पर भूमिका निभाते हैं। एक है दोस्तों प्रमुख रूप से कौन सा, प्लासी का युद्ध। समझना मेरी बात को। क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सत्ता हासिल करने के लिए कई कूटनीति और सामरिक युद्ध किए, ठीक है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या, भारत में सत्ता हासिल करने के लिए कई युद्ध किए, ठीक है। लेकिन कंपनी को भारत में प्रभुत्व कायम दिलवाने में प्लासी का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण रहा। वही बात, यानी कंपनी को भारत में क्या शक्तियां अर्जित करने के लिए प्रमुख रूप से किसने भूमिका निभाई, प्लासी के युद्ध ने। अब ये प्लासी का युद्ध क्या है, कहां हुआ, वो हम आगे यहां पर देखेंगे। आ रही बात समझ में? तो धीरे धीरे कंपनी ने हम पर कैसा शासन करना प्रारंभ किया। तो प्रमुख रूप से दो युद्ध भूमिका निभाते हैं, एक तो आता है प्लासी का युद्ध और एक होता है बक्सर का युद्ध। चलिए प्लासी के युद्ध की बात करूं मैं यहां पर आगे। अगर मैं प्लासी के युद्ध की बात करूं तो प्लासी का युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है, कि एग्जाम में पूछा जाता कब हुआ, 23 जून 1757 को। कहां हुआ, तो यह युद्ध होता है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पास। कहां पर, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पास भागीरथी नदी के तट पर, ठीक है, प्लासी नामक गांव में हुआ, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब, 23 जून 1757 को। आ रही बात समझ में? कहां पर, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पास, और कौन सी नदी थी, भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में लड़ा गया। किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो ब्रिटिश अधिकारी होता है रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य क्या होता है, प्लासी का युद्ध। लेकिन इस युद्ध में एक होता है सैनिक मीर जाफर के विश्वासघात के कारण इस युद्ध में क्या होती है, किसकी पराजय हो जाती है, सिराजुद्दौला की, ठीक है। किसके विश्वासघात के कारण, मीर जाफर के विश्वासघात के कारण इस युद्ध में बंगाल के नवाब की क्या हो जाती है, क्या हो जाती है मेरे दोस्त, पराजय हो जाती है। और यही युद्ध के कारण इस युद्ध में क्या हो जाती है, अंग्रेजों की जीत, और भारत को 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी सहना पड़ी, ठीक है। इसलिए यह युद्ध प्रमुख रूप से भूमिका निभाता है हम पर शासन करने के लिए। आ रही बात समझ में? तो इतनी चीजें हमने यहां पर देखी। क्या पहली तो तारीख कब है प्लासी के युद्ध की, 23 जून 1757। किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो लड़ा गया ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। इसमें मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप हमें 200 वर्षों तक अंग्रेजों की क्या सहना पड़ती है, गुलामी, या हमें 200 वर्षों तक अंग्रेजों का उपनिवेश बनकर क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है।
रही बात समझ में दोस्तों? चलिए, तो यहां से क्या क्या, एक तो भागीरथी नदी हमको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसके किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, एक डेट याद रखना है 23 जून 1757 को, ठीक है। तो दोस्तों ये इस युद्ध में तो क्या करा था, अंग्रेजों ने क्या करा था, षड्यंत्र, और हमारी क्या हो गई थी, पराजय, यानी बंगाल का नवाब क्या हो गया था, पराजित। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक और युद्ध आता है बक्सर का युद्ध, जो कि अंग्रेजों की क्या होती है, वास्तविक रूप से जीत होती है। तो अपन देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही, बक्सर का युद्ध कब, 22 अक्टूबर 1764। चलिए, किसके किसके बीच में होता है ये देखते हैं। तो मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या बनाया था दोस्तों, त्रिगुट, अर्थात यहां पर मीर कासिम की सेना और अंग्रेजों की सेना के मध्य कौन सा, बक्सर का युद्ध। तो दोस्तों मीर कासिम की सेना में होता है नवाब, होता है शुजाउद्दौला, एवं मुगल बादशाह होता है शाह आलम द्वितीय। यानी तीन लोग कौन कौन से, एक साइड हो जाता है मीर कासिम हो जाता है, एक और कौन होता है, शुजाउद्दौला, और तीसरा होता है दोस्तों मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है। ये तीनों लोगों का एक क्या बन जाता है, त्रिगुट। और दूसरी तरफ होते हैं अंग्रेज, कौन होता है, हेक्टर मुनरो। आ रही बात समझ में? तो किसके किसके बीच में, एक तो मीर कासिम की सेना, ठीक है, जिसमें कौन कौन है, खुद मीर कासिम है, एक है नवाब कौन है, शुजाउद्दौला, तीसरा कौन है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। वहीं दूसरी ओर कौन होता है, हेक्टर मुनरो। यहां पर क्या होता है दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो ने बक्सर के मैदान में मीर कासिम की संयुक्त सेना को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। तो इस युद्ध में भी क्या हो जाती है, मीर कासिम की सेना क्या हो जाती है, पराजित, और ब्रिटिश अधिकारी हेक्टर मुनरो की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है, ठीक है। यानी प्लासी के युद्ध में भी हमारी क्या हो जाती है, पराजय, और साथ ही साथ बक्सर के युद्ध में भी हेक्टर मुनरो के द्वारा जो मीर कासिम की सेना है, ये मीर कासिम का त्रिगुट है, इसको क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब मीर कासिम क्या होता है दोस्तों, यहां पर क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, और ये कहां भाग जाता है, दिल्ली, ठीक है, जहां उसकी 1717 में मीर कासिम की क्या हो गई, मृत्यु। जबकि शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के समक्ष क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध तो क्या है कि मीर जाफर के कारण क्या हुए थे, हम पराजित हुए थे, या मीर जाफर क्या हुआ था, अंग्रेजों की तरफ क्या हो गया था, मिल गया था, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ। और ये तो क्या हो गया, षड्यंत्र का परिणाम, कि हम षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप क्या हुए थे, पराजित। वरना अगर ये मीर कासिम क्या करता, नवाब के साथ धोखा नहीं करता, तो क्या हो जाता, ये युद्ध हम जीत सकते थे। लेकिन बक्सर का युद्ध अंग्रेजों की क्या थी, वास्तविक विजय थी, और बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश सरकार क्या हो गई थी, स्थापित। आ रही बात समझ में? तो मैंने क्या कहा था, दो युद्ध प्रमुख रूप से निर्णायक है हमारे उपनिवेश बनने के लिए। कौन कौन सा, एक तो होता है प्लासी का युद्ध, और एक होता है बक्सर का युद्ध। आ रही बात समझ में? तो दोनों के बारे में हमने यहां पर देखा। अब आगे हम देखेंगे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। क्या देखेंगे हम लोग यहां पर, सुनना मेरी बात को, कि विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है, तो किसका है, अमेरिका का। विश्व का पहला अलिखित संविधान किसका है, ब्रिटेन का, या अलिखित या मौखिक संविधान भी बोल सकते हैं, ब्रिटेन का। अगली बात करें, विश्व का सबसे छोटा संविधान है अमेरिका का, और सबसे बड़ा बात की जाए तो हमारे देश भारत का। वहीं बात की जाए सबसे कठोर संविधान किसका है, अमेरिका का। विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका, एवं विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन। कठोर अर्थात क्या, कठोर अर्थात यह होता है कि इसमें संशोधन आसानी से नहीं किया जा सकता, और लचीला अर्थात इसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। और हमारे देश का संविधान कैसा है, कठोर एवं क्या है, लचीला है। और इसी संविधान का विकास कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। कि ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला लिखित रूप से कानून कौन सा बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट था क्या वो, ये सभी चीजें हम विस्तृत रूप से देखेंगे। तो यहां पर मैं पॉलिटी के लेक्चर 1 बाय 1 आप तक पहुंचाऊंगा। आपको क्या करना है, पूरा लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यह आपकी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सेंट्रल की एग्जाम हो, चाहे वो
स्टेट की एग्जाम हो। आ रही है बात समझ में दोस्तों? तो चलिए मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलता हूं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।